गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने फिजिक्स के अगले टॉपिक पर बात करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, जो मेरा पिछला वीडियो था आपने उसमें पढ़ा था अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। आज हम अवतल पे ना करके आज हम उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र की बात करेंगे। तो बेटा हमने इसका चित्र बना रखा है, ज़रा देखिएगा। इसमें ये है हमारा एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। हमने यहाँ पर आपको बेटा पृष्ठ बताया है, इसका मतलब ये खूब समझ लीजिएगा, ना तो ये मिरर है यानी ना तो ये दर्पण है और ना ही ये लेंस है ना। ये केवल और केवल एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो क्या है, इस उत्तल गोलीय पृष्ठ की एक अक्ष पर अगर हम एक पॉइंट ओ मान लें, यानी ये पॉइंट है जो वो हमारे लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, और इससे चलने वाली प्रकाश की दो किरणें, चूँकि एक तो ये ध्रुव से होकर या प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, जिसकी वजह से इसके लिए ये तो विचलित नहीं होगी, लेकिन दूसरी प्रकाश की किरण जो जाती है पॉइंट ए पर, और ए पर जाने के बाद ये अपवर्तित हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहे हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अर्थात हमारा एनसी जो पड़ा हुआ है, ये हमने एक अभिलंब डाल रखा है, इस अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यहाँ पर इसने झुक जाती है। और अपवर्तित किरण को अगर हम देखें तो इसे अगर डॉटेड पीछे की ओर बढ़ाएं तो इसके द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब आई ओ के पीछे, अर्थात वस्तु के पीछे ही हमको प्राप्त हो जाता है। तो हमें यहाँ पर इसके लिए अपवर्तन का जो फार्मूला है वो ज्ञात करना है। इसके चित्र में बनाने में कोई कठिनाई नहीं है कि सीधी सिंपल सी बात है कि प्रकाश किरण जो ओ से चलती है, ए पर जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। उसके बाद क्या होता है कि ये जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपवर्तित हो जाती है, अर्थात अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसको जाना चाहिए था, डॉटेड जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो सीधी ना जाकर क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो जितना ये झुक जाती है वही हम इस पॉइंट से पीछे की ओर डॉटेड बढ़ाते हैं, तो हमें ये मुख्य अक्ष पर इसका प्रतिबिंब मिलता है। ठीक, अब हम डेरिवेशन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में स्टार्ट किया था कि आपको हमने बताया था कि हमारे पास त्रिभुज हम जब लेते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट से अगर त्रिभुज लेते हैं, तो जैसे इसमें हम त्रिभुज ले रहे हैं ओ ए सी, और इस त्रिभुज में वही कोण जो हमारे लिए बनेगा इस लाइन से, यानी जो ये रेखा गई हुई है इसकी वजह से, और इस वाली दोनों के बीच में जो एंगल आया है वो है आई। यानी कि हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ ए सी, इस त्रिभुज का वही कोण है आई। त्रिभुज ओ ए सी का वही कोण आई है। अब वही कोण आई है। अब हमने आपको पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि वही कोण का मान त्रिभुज के दो अंतःकोणों के मान के बराबर होता है। तो बेटा इसमें दो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर दो अंतःकोण हमें अल्फा और गामा मिल रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई बराबर अल्फा प्लस गामा, इसे समीकरण नंबर 1। इसके बाद वस्तु की बजाय अब हम जाएंगे प्रतिबिंब पर, और प्रतिबिंब के द्वारा बना हुआ त्रिभुज और उसका वही कोण, तो इसके द्वारा बना हुआ त्रिभुज हो जाएगा हमारे लिए आई ए सी, और इसके द्वारा जो बना हुआ हमारा वही कोण है वो है आर। त्रिभुज आई ए सी का वही कोण आर है। अब जब आर है तो आर की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमारे लिए बेटा इसमें कौन कौन से एंगल मिलेंगे हमें, एक तो बीटा मिलेगा और दूसरा गामा मिलेगा। बीटा प्लस गामा समीकरण नंबर 2। जब बेटा देखो पहले वाले में हमने वही कोण की वैल्यू निकाली थी, तो पहले हमें उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली थी, फिर आई और आर के मान निकाले थे। लेकिन हमें यहाँ पर इनमें ऑलरेडी हमें आई और आर के मान मिल रहे हैं। जब हमें आई और आर के मान मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से इसे सॉल्व करेंगे। ये होता है साइन आई अपॉन साइन आर
बराबर n2/n1। स्नेल का नियम हम यहाँ पर लागू कर देंगे। अब चूँकि जो हमारे पास I और R अगर ये बेटा रेडियन में है, यदि I/R रेडियन में है तो I बराबर साइन I और R बराबर साइन R ले लेंगे। तो साइन I और साइन R हमारे पास फार्मूले में है, तो इनकी जगह पर हम I और R रख सकते हैं। तो I/R बराबर n2/n1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो n1I बराबर n2R हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, I और R के मान हमारे पास दिए गए हैं, इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में I व R के मान रखने पर रख देंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, n1 I की वैल्यू है हमारे पास अल्फ़ा प्लस गामा बराबर n2 इंटू R की वैल्यू है बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर n1 अल्फ़ा प्लस n2 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। अब क्या करेंगे कि जितने भी गामा वाले पद हैं हम एक साइड ले आएंगे, कारण क्योंकि हमें वहाँ से गामा कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि गामा वाले जितने पद हैं उनको एक तरफ ले आएंगे, तो क्या होगा n1 गामा, इसको इधर लाएंगे माइनस n2 गामा बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। यहाँ से गामा कॉमन निकाला तो हमारे पास बचा n1 माइनस n2 बराबर n2 बीटा माइनस n1 अल्फ़ा। हमारे पास ये समीकरण बन जाता है, जिसको हम नाम दिए दे रहे हैं समीकरण नंबर 4। अब क्या करते हैं कि अगर हम यहाँ पर माने कि इस स्टेप में हमने पिछली वाले भी डेरिवेशन में भी बताया था कि यदि पृष्ठ का द्वारक हम लिखे दे रहे हैं, यदि पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो अल्फ़ा बीटा व गामा भी छोटे होंगे। जब ये अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि बेटा द्वारक माने अपर्चर ये बहुत छोटा हो, तो जब ये छोटा होगा, छोटे का मतलब ये यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाए, तो क्या होगा, ये हमारी जितने भी अल्फ़ा बीटा और गामा है ये एंगल भी नीचे आएंगे, अर्थात इनके मान भी कम हो जाएंगे। और जब इनकी वैल्यू भी कम हो जाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा को लिख सकते हैं अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, बीटा बराबर tan बीटा और गामा बराबर tan गामा। कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर इसे tan की फॉर्म में क्यों लिया गया। रीज़न है कि tan की फॉर्म में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से हमें tan की फॉर्म में लंब बटे आधार चाहिए, तो लंब बटे आधार अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें हर एंगल के लिए इसका लंब और इसके आधार की वैल्यू पता है, इसलिए हम इसको tan की फॉर्म में लेते हैं, जिससे कि हमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पता रहती है कि इसका क्या रिलेशन बनेगा। रीज़न अगर हम और कोई सी भी फॉर्म लेते हैं, साइन या कॉस लेते हैं, तो हम यहाँ पर उसके कुछ मान हमें नहीं मिलेंगे, जैसे इसके कर्ड की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हम इससे सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन लंब और आधार हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर क्या किया, tan की फॉर्म लगाई। तो अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा की यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा एंगल हमारे सामने ये रहा, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, लंब है हमारे लिए AM बटे इसका आधार, अगर आधार हम यहाँ से लेते हैं तो M लिखेंगे, लेकिन बेटा जब द्वारक छोटा होगा तो ये M क्या है, P के पास आ जाएगा, तो हम M को ना लिखकर इसे AP लिखे दे रहे हैं बराबर बटे OP।
ए पी की जो वैल्यू है इसकी ऊंचाई दी गई है h और ओ पी ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर u। अब चूंकि ये u लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसकी दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक। यहाँ पर tan बीटा की वैल्यू निकालें तो वही कंडीशन हमारे सामने फिर हो जाएगी, यहाँ पर ए पी बटे आई पी या पी आई जो भी चाहो लिख सकते हैं, वैसे ध्रुव से नापी जाती हैं दूरियां तो पी आई ही लिखा जाएगा, बराबर एच अपॉन पी आई वी माइनस का। उसके बाद गामा की वैल्यू लेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा हमारे लिए क्या होगा, ए पी अपॉन पी सी, और ए पी की वैल्यू h और पी सी की जो वैल्यू है वो है r, और चूँकि राइट हैंड साइड में है तो इसलिए वैल्यू धनात्मक होगी। ये रहे हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा के मान, और अल्फ़ा बीटा गामा के मान उठा के समीकरण नंबर 4 में रख दीजिए। अल्फ़ा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में वैल्यू रखेंगे बेटा, तो समीकरण 4 में वैल्यू रखते हैं तो गामा की वैल्यू है हमारे पास h अपॉन आर इंटू n1 माइनस n2 बराबर n2। बीटा की जो वैल्यू है बेटा वो है हमारे पास h अपॉन माइनस वी, फिर उसके बाद माइनस चिन्ह n1 और अल्फ़ा की वैल्यू है h अपॉन माइनस का u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर की स्टेप में देखो h हमारा यहाँ ऑलरेडी कॉमन में निकला हुआ है, और यहाँ से हम दोनों स्टेप से h कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारा h कैंसिल हो जाएगा, तो स्टेप बचेगी हमारे पास n1 माइनस n2 अपॉन r बराबर n2 वटे v, और ये निगेटिव होगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और n1 अपॉन u। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं या चाहें इसको ऐसा ही लिखा रहने दें, तो हमारे पास इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि मान तो वैसे ही लिखा हुआ है। अगर थोड़ा सा इसको चेंज करके लिखना चाहो तो या n1 माइनस n2 अपॉन r बराबर n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v। देखो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, तो घटता वैसे ही था लेकिन हमने केवल इसका रूप चेंज कर दिया। इतनी कंडीशन में तो अपवर्तन का सूत्र तो आ जाता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। देखो बेटा यहाँ तक हमारा आ गया, अगर हम चाहें तो इसे थोड़ा एक रूप और लिखा जा सकता है इसका, या देखो यहाँ पर n1 माइनस n2 है, हम इसको पलट रहे हैं तो हमारा एक माइनस चिन्ह बाहर निकलेगा, तो क्या होगा n2 माइनस n1 बटे r। तो ये राशि भी पलट देते हैं तो जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगी और जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा, यानी n2 बटे v माइनस n1 अपॉन u। ये कंडीशन भी हमारे पास आ जाएगी, कहीं कहीं आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। अगर हम बेटा यहाँ पर मान लें कि माना यदि n विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है तो क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर अपवर्तनांक है तो n बराबर n2 अपॉन n1 की फॉर्म में, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n बराबर हम यहाँ पर लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। अब हमें इसमें n2 अपॉन n1 की फॉर्म बनानी है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों से n1 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों, इसे समीकरण नंबर दिए देते हैं तो आसानी रहेगी। यहाँ तक हमारे पास 4 आ गए थे, इसे समीकरण नंबर 5 दे दीजिए। समीकरण 5 से n1 कॉमन लेने पर
लेने पर, कॉमन ले लेंगे तो बेटा क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है भाग। तो उस स्टेप में क्या होगा, n2/n1 माइनस n1/n1 और का होल बटे r बराबर n2/n1/v माइनस n1/n1 अपॉन u। देखो n1 से n1 ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे, और n2/n1 की जगह पर हम कितना रख देंगे, n। तो हमारे पास क्या बचेगा, n-1 अपॉन r बराबर, यहाँ पर भी हो जाएगा n/v माइनस 1 अपॉन u। ये इसका फाइनल रिजल्ट है और ये इससे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हमारे लिए ये अपवर्तन का यहाँ पर सूत्र निकल आया। और इसमें अगर डेरिवेशन में कोई समस्या अगर आपको आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके बताएं और इसको सॉल्व करें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और क्योंकि अगर ये कर लेंगे तो इसके बाद हम लोग पतले लेंस की ओर आगे बढ़ेंगे, तो अगला डेरिवेशन जो होगा वो हमारे लिए पतले लेंसेज के लिए भी होगा, तो उसमें हमें इन फार्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इनको बहुत अच्छे से सीखिएगा और बार बार कॉपी पर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।